नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कल मैंने एक फ़ोटो ट्विटर पे डाली। मैं किसी के साथ नाश्ता कर रहा था। उस नाश्ते के दौरान मेरे एक मित्र ने वो फ़ोटो खींच ली, मुझे पसंद आई और ट्विटर पे मैंने वो शेयर कर दी। उसके बाद लगातार ट्विटर हैंडल पर उस फ़ोटो के नीचे बहुत ही भयंकर कमेंट आने लगे। ये वो कमेंट थे जो लोगों की सोच को दर्शाती है। उसमें लिखा हुआ था कि विनय दुबे का ये जहरीला चेहरा देखिए, विनय दुबे बहुत जल्द एनडीए और भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। विनय दुबे ने की जो खाकी चड्डी है वो दिखने लग गई है। विनय दुबे भी अंदर से संगी ही है। देखिए जहरीले विनय दुबे को, जो आस्तीन में छिपा हुआ सांप है। इस तरह के कमेंट उस फोटो को देखकर लोग लिखने लग गए थे। दरअसल वो फोटो जिसके साथ मैं नाश्ता कर रहा था वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे विवादित चेहरे ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था। राजभर जी मेरे पुराने मित्र हैं। जब वो संघर्ष कर रहे थे उस समय भी मैं उनके साथ ऐसे ही बैठकर नाश्ता किया करता था। उसकी पुरानी तस्वीरें आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएंगी। फोटो की बात है तो अखिलेश यादव जी के साथ भी मेरी फ़ोटो है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पार्टियों के नेता हैं जिनके साथ हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बैठना पड़ता है। दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घटनाक्रम हो रही है उसमें क्या वास्तविकता है और असलियत कितनी सटीक है, ताकि वो विश्लेषण, वो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा सके जो कोई भी न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया नहीं दिखाता। दरअसल मैं लखनऊ में था। इसकी सूचना ओम प्रकाश राजभर को मिल चुकी थी। उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे मैसेज किया कि आप लखनऊ हैं, मैं नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहा हूं। अपने पुराने मित्र के इस आमंत्रण पर मैं ना नहीं कर सका और मैं सुबह 8 बजे उनके घर पहुंच गया। वहां पर नाश्ता हुआ और करीबन 2 घंटे तक विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। उसमें सबसे प्रमुखता से जो बात रखी गई कि आखिर एनडीए में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में ऐसी क्या मजबूरी हो गई। दरअसल हालातों को तो मैं जानता ही था, लेकिन मैं उनके मुंह से सुनना चाहता था। एक अच्छे दोस्त के तौर पर ओम प्रकाश राजभर जी भी कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाते। उन्होंने वो सारी आंतरिक बातें मेरे सामने रख दी और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि नहीं, इनका जो डिसीजन है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का वो सही भी है। अगर ये विश्लेषण आप पूरा देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर आप भी ओम प्रकाश राजभर की जगह होते तो शायद आपका भी यही निर्णय होता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले आपको इनका इतिहास जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले इनका जो राजनीतिक संघर्ष है करीबन 20 साल का रहा है। 60 साल के इस राजनेता के जो संघर्ष की कहानी है उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं उस दौर की बात बता रहा हूं जब सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय ओम प्रकाश राजभर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। उस कार्यकर्ता के तौर पर भी मैंने उनका संघर्ष देखा है। पूर्वांचल का इलाका हो, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर, बनारस, ये वो क्षेत्र था जब साइकिल से ओम प्रकाश राजभर जी घर घर, गांव गांव जाकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मेहनत करते थे। छोटे टिकट पर जनरल कोच में चलकर वो लगातार ट्रेनों से एक जिले से दूसरे जिले यात्रा करते थे। वहाँ पर कभी पैदल, कभी ऑटो में बैठकर लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन कांग्रेस में एक कद्दावर कार्यकर्ता का क्या हश्र होता है ये देश जानता है। लॉबी में काम करना, नेताओं के अड़ुए सहलाना, अगर किसी कार्यकर्ता की ये खूबी है तो उसको बहुत जल्द ऊंचाइयाँ मिलती हैं। लेकिन अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना और पार्टी में खून बहाते हैं, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो आपका भी कोई इज्जत पार्टी में नहीं होता। ये कांग्रेस की विरासत और नियम रहा था। जिस समय कांग्रेस के अंदर ओम प्रकाश राजभर मेहनत कर रहे थे, उनके कार्यों की तपन इतनी थी कि बहन मायावती की नज़र उन पे पड़ी। बहन मायावती जी ने उनको बुलाया और ऑफर किया कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, पिछड़ों के लिए काम करें, आपकी मेहनत को हम संभालेंगे और सराहेंगे। यही कारण था कि बसपा के अंदर मायावती के संरक्षण में ओम प्रकाश राजभर जी ने भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। एक मजबूत कैडर के तौर पर बसपा को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया और इसके बदले में मायावती जी ने भी उन्हें बड़े बड़े पदों पर आसीन किया। लेकिन एक राजनीतिक इच्छा उनके दिल में हमेशा पल रही थी। हर जगह काम करने के बाद वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके जो वोटर हैं, उनकी समस्याओं को कभी कभी पार्टियां नज़रअंदाज कर देती थी। ये बातें ओम प्रकाश राजभर को चुभती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि हम निर्णायक स्थिति में रहें। मतलब ओम प्रकाश राजभर अगर किसी कार्य को करना चाहें तो उसमें कोई रोक टोक, कोई रुकावट ना हो। इसको देखते हुए उन्हें समझ में आ गया था कि किसी भी पार्टी के अंदर काम करने से अच्छा है अपनी खुद की पार्टी बनाई जाए, क्योंकि मेहनत करना वो जानते थे
कैडर उनके पास था, लोगों से संपर्क उनका होता था, तो उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि हम एक राजनीतिक दल पर काम कर कर अपने आप को स्थापित करें और लोगों की समस्याओं को हल कर सकें। इसी को देखते हुए 1990 के दशक में उन्होंने एक राजनीतिक दल का स्थापना किया। उसका नाम था भारतीय समाज पार्टी। जी हाँ, आपने सही सुना, भारतीय समाज पार्टी उनकी पहली राजनीतिक दल थी जिसको लेकर उन्होंने बार बार काम किया। लेकिन उस समय जातिगत जो राजनीति थी वो चरम पे थी। बहुजन समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी थी। वह भारतीय जनता पार्टी राजपूतों और सवर्णों की पार्टी थी, ब्राह्मणों की पार्टी थी, ऐसा दिखाया जाता था। उन्हें लगा कि अगर भारतीय समाज पार्टी जो कि सर्व समाज के लिए काम कर रही है, उसकी जो मेहनत है वो पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो जातिगत जो राजनीति है वो हावी है। उसको देखते हुए उन्होंने लगा कि हमारे राजभर समाज और अन्य पिछड़े समाज के लिए कोई काम नहीं कर रहा, केवल वोटों की राजनीति हो रही है। इसको देखते हुए सन 2002 में ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी भारतीय समाज पार्टी का नाम बदलकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर दिया, जिसे आप सुभाषपा के नाम से आज जानते हैं। दरअसल राजभरों के लिए बात करना, काम करना और उनके लिए हक के लिए लड़ना ओम प्रकाश राजभर ने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। गांव-गांव गए, लोगों को जोड़ा और एक मुकाम 15 साल की मेहनत के बाद आया कि केंद्र में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को गाजीपुर में मेहनत कर रहा हुआ एक इंसान दिख गया। उन्हें लगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा जाए तो शायद पूर्वांचल का जो राजभर और अन्य पिछड़ा जो वर्ग का वोट बैंक है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। एक राजनीतिक प्रयोग किया गया। 2016 में ओम प्रकाश राजभर को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह ने उनके सामने प्रपोजल रखा कि इस विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2017 में आप हमारा साथ दीजिए, उसके बदले में अगर हम सफल होते हैं तो आपको भी उतना ही सम्मान पार्टी में गठबंधन के धर्म के तौर पर दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, वो राजी हो गए। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मात्रा में सफल होती रही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जुड़ने पर इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रचंड सफलता मिली। पिछले से दुगने से ज़्यादा विधानसभा सीटें उन्होंने जीती। उसके साथ जो वोट परसेंटेज था पूर्वांचल में, वो राजभर समाज और अन्य पिछड़े समाज के जुड़ने से वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी खुश थी। उन्होंने भी अपना राजनीतिक गठबंधन धर्म निभाया। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री काल में ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा विभाग का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और उनके लड़के को राज्य मंत्री दिया गया। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी योगी आदित्यनाथ से उनकी अनबन चलती रही। दरअसल जब भी कोई फाइल या कोई भी काम वो उनके पास भेजा जाता था तो उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री कार्यालय से वो पास नहीं होता था। हालात इस तरह से बिगड़ते गए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को अपने विधानसभा की सड़क के गड्ढों को पाटने के लिए खुद फावड़ा उठाकर उसमें मिट्टी डालना पड़ा। ये वीडियो आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 2018-19 के दौरान ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए बनियान में फावड़ा लेकर अपने विधानसभा की सड़क बनाते हुए दिख रहे थे। हालात खराब होते गए और गठबंधन टूट गया। गठबंधन होते हुए भी, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी अपनी जनता का काम वो नहीं करा पा रहे थे। बार बार जनता का दबाव उनके ऊपर था कि आपको मंत्री इसीलिए बनाया गया कि आप अपने समाज के लिए काम करें। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, मेहनत किया, जिस पार्टी की सत्ता उन्होंने बनाई, वही पार्टी इनका सहयोग नहीं कर रही है, जिससे आहत होकर उन्होंने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मालूम था कि जिस तरह से मैं सड़क पर, ज़मीन पर उतर कर काम करता हूँ, एक दिन वो मुकाम हासिल हो जाएगा जिसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ये लगातार 2 सालों तक मेहनत करते रहें। उसके बाद चुनाव आया 2022 का। जुलाई 2021 का महीना था। मैं लखनऊ यात्रा पे था। रात्रि डिनर के दौरान मैंने जब उनसे पूछा कि राजभर जी आगे का क्या हो सकता है, तो उनका ये कहना था कि भाजपा को रोकना आसान नहीं होगा जब तक पूरा विपक्ष एकजुट होकर न लड़े। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना आप समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से बात करें और एक महागठबंधन की तैयारी करें। उनका ये कहना था कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं किसी के सामने गठबंधन की भीख नहीं मांग सकता। मुझे लगा कि अगर आपकी तरफ से मैं बात करूं तो क्या आप बैठेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का ये शब्द था, विनय भाई आप पुराने मित्र हैं, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, आपको ये पूछने का अधिकार भी नहीं है, आपको वो सारा अधिकार एक मित्र के नाते पहले से है। आप मेरे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेंगे, जो भी आप कहेंगे मुझे मंजूर है। उसके बाद मैं मुंबई पहुंचता हूं और समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी के सामने ये मैं बात रखता हूं कि क्या ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी से गठबंधन कराया जा सकता है।
अबू आज़िम साहब इस पे खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इससे अच्छा हो ही क्या सकता है, सारा विपक्ष एकजुट रहेगा तो हम मजबूती से भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। अबू आज़िम साहब ने मेरे सामने अखिलेश यादव जी को फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अगर गठबंधन किया जाए तो कैसा रहेगा। अखिलेश यादव ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन एक कंडीशन उनकी थी कि मैं भी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मैं छोटे दलों के पास गठबंधन के लिए भीख मांगने नहीं जा सकता। अगर राजभर जी को गठबंधन करना है तो सामने से आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मामला अब ईगो का था कि कौन सी पार्टी पहल करेगी। इसी को सलूशन करते हुए मैंने और अबू आज़िम साहब ने फैसला लिया कि हम दोनों अपनी तरफ से बात करेंगे और इस गठबंधन के लिए तैयारी करेंगे। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर लगातार एक तीसरा गुट बनाने की तैयारी में थे, जिसमें MIM के ओवैसी साहब और चंद्रशेखर रावण का समावेश था। इनके अलावा 9 क्षेत्रीय जातिगत पार्टियां थी जो इस गठबंधन में सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ी हो गई। एक मजबूत विपक्ष रहता तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था। ये लगभग राजनीतिक तौर पर साबित हो चुका था। इसी को लेकर जब अबू आज़िम साहब और मैं मुंबई से लखनऊ पहुंचे और एक तय समय पर एक गुप्त जगह पर हम लोगों ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव को मिलना था। दोनों जन आते हैं, बैठते हैं और घंटों तक इस पर चर्चा होती है। सभी चीज़ों पर फैसला होने के बाद ओम प्रकाश यादव खुश होते हैं कि एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश में भी तैयार हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से एक ऐसा कंडीशन डाल दिया जाता है जो उन्हें आहत कर जाता है। अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि अगर आप गठबंधन में आना चाहते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन MIM के ओवैसी और चंद्रशेखर रावण को हम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। जब इसको लेकर करीबन 1 घंटे तक चर्चा होती है, लेकिन उसके बाद भी ये सारी मेहनत असफल हो जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने फैसले पर अडिग थे। अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि ओवैसी के साथ गठबंधन करने पर मुसलमानों को एक मैसेज जाएगा कि समाजवादी पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है, उन्हें ओवैसी की मदद पड़ रही है। यही कारण थे कि वो ओवैसी और चंद्रशेखर रावण को नहीं लेना चाहते थे। लेकिन राजभर जी ने उन्हें बहुत निवेदन किया कि वो सारे हमारे गठबंधन के सदस्य हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने उनसे कहा कि मैं उन दोनों से बात करता हूँ, क्या फैसला होगा आपको बताया जाएगा। उस बैठक के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। मैं राजभर जी के साथ ही उनके घर आता हूँ। वो कहते हैं, विनय ये बहुत गंभीर विषय है। ओम प्रकाश राजभर ने MIM के ओवैसी और चंद्रशेखर रावण को वचन दिया था कि हम साथ लड़ेंगे। उसके 2 दिन बाद ओवैसी साहब का लखनऊ दौरा होता है। चंद्रशेखर रावण को भी वो बुलाते हैं और इस विषय से उन्हें अवगत कराते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन कंडीशन उनकी ये है। इसको देखने के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर रावण अलग हो जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर जी के पास केवल एक रास्ता था कि समाजवादी का जो ऑफर है उसे मान लिया जाए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अनाउंस हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर के जुड़ने से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में मजबूत हो जाती है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी का जो क्षेत्र है वो राजभरों और अन्य पिछड़े दलों का बाहुल्य इलाका है, जहां पर राजभर की मजबूत पैठ है। करीबन 25 विधानसभा और 15 से ज़्यादा लोकसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर राजभर वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होता है। ये बात अखिलेश यादव जानते थे। यही कारण था कि ये गठबंधन उन्होंने उस समय कर लिया। लेकिन जब कुछ महीने बीते तो उन्हें ये चिंता होने लगी कि पूर्वांचल और मध्य में तो हम मजबूत हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें एक ऐसा गठबंधन चाहिए जो हमें वहाँ पर मजबूत कर सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराकर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मेरे करीबी मित्र हैं जयंत चौधरी, जिसको लेकर मैं इस गठबंधन की बात उनसे कर सकता हूँ। अखिलेश यादव ने सहमति जाहिर की। उसके बाद 1 महीने तक ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी की मुलाकात होती रही। ये हालात थे कि ओम प्रकाश राजभर के निवेदन के बाद जयंत चौधरी लखनऊ आते हैं और अखिलेश यादव के साथ बैठने के लिए मान जाते हैं। बहुत दिनों के मंथन के बाद आखिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, इनका गठबंधन तय होता है। इसी बीच में ओम प्रकाश राजभर एक निवेदन अखिलेश यादव से कहते हैं कि शिवपाल यादव को भी उनको साथ लाना चाहिए। इसको लेकर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कौन पहल करेगा। वो चाचा अपने मन से पार्टी अलग कर चुके हैं, उनकी अलग राजनीति का स्तर है, मैं कैसे उनके सामने जाकर ये चीज़ें कर सकता हूँ। फिर से ओम प्रकाश राजभर सक्रिय होते हैं और शिवपाल यादव जी के साथ बैठक कर उन्हें मनाते हैं कि वापस से वो समाजवादी पार्टी में आ जाएं। और उसके बाद क्या हुआ पूरे देश ने देखा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की ये जो चौकड़ी थी, ये लगातार विधानसभा में हावी होती गई।
लेकिन जब फाइनल चुनाव आने थे, यानी कि 2022 का विधानसभा था, उससे पहले अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर में यह तय होता है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो किसके हिस्से में क्या जाएगा, और अगर विपक्ष में बैठेंगे तो किसके हिस्से में क्या जाएगा। एक सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका के तौर पर 110 से ज़्यादा सीटों के साथ ये गठबंधन विपक्ष की भूमिका में जीत के आता है। जब वादा किया हुआ चीज़ निभाने का बारी आता है तो अखिलेश यादव ने यह तय किया था कि हमारे पास 4 राज्यसभा की सीटें होंगी, जिसमें से एक जयंत चौधरी, एक ओम प्रकाश राजभर और एक समाजवादी पार्टी को जाएगा, जबकि चौथा सीट जो है वो यादव परिवार के किसी सदस्य के लिए होगा। ये बातें पहले ही चुनाव से पहले तय हो चुकी थी, लेकिन जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं तो उस समय जयंत चौधरी के साथ तो ये चीज़ हो जाती है कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है, क्योंकि गठबंधन से पहले ये वादा किया गया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ यहाँ पर धोखा हो जाता है। उन्हें ये बताया जाता है कि आजम खान अभी जेल से आए हैं और उन्हें जेल से छुड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कपिल सिब्बल की रही है। कपिल सिब्बल भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय के तौर पर आजम खान के कहने पर समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव की मजबूरी दिख रही थी, क्योंकि विधानसभा के बाद मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा था, जिसको काबू करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को समाजवादी से राज्यसभा भेजना बहुत ज़रूरी था। ये सारा समीकरण ओम प्रकाश राजभर के विपरीत जा रहा था। उस समय उनकी नाराज़गी एक हद तक सही भी है, क्योंकि गठबंधन से पहले अखिलेश यादव ने उनसे ये वादा किया था कि चुनाव के बाद राज्यसभा की एक सीट ओम प्रकाश राजभर को भी दी जाएगी। यहाँ पर विफल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि राज्यसभा की सीट आपको नहीं दी जा सकती, लेकिन आगामी कुछ दिन के बाद ही एमएलसी के चुनाव हैं, जिसमें एक एमएलसी सीट में गठबंधन धर्म निभाते हुए आपको वहाँ पर मैनेज किया जाएगा। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए, अखिलेश यादव की बात को मानते हुए ओम प्रकाश राजभर एमएलसी चुनाव का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनके साथ वही होता है जो राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ। चुनाव के आखिरी दिन तक ओम प्रकाश राजभर को अंधेरे में रखा गया। अखिलेश यादव ने उनसे कहा था कि आपको एमएलसी दी जाएगी और बहुत जल्द आपको निर्णय किया जाएगा, लेकिन अचानक से एमएलसी के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं, जिसमें कि सुभाषपा के लिए कोई भी सीट नहीं थी। दूसरी बार अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें धोखा मिलता है। ये चीज़ उन्हें आहत कर जाती है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं मैं गठबंधन धर्म में हूँ और मैं उसे निभाऊंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब राजभर को धोखा दिया गया तो उसके बाद में उनसे मुलाकात किया। वो आहत थे, लेकिन कहते थे कि विनय, मैं अपने शब्दों से नहीं मुकर सकता। मैंने अखिलेश को वादा किया है कि जब तक ये गठबंधन में मैं सह सकता हूँ, मेरी सहनशीलता है, मैं रहूँगा और अपना काम करता रहूँगा। इसी के बाद आजमगढ़ की लोकसभा सीट खाली होती है। उसके बाद वहाँ से धर्मेंद्र यादव को समाजवादी का उम्मीदवार बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा उस सीट पर जो मेहनत करते हैं वो थे ओम प्रकाश राजभर। अगर चुनाव निर्णय के बाद आप धर्मेंद्र यादव का वीडियो देखेंगे, ट्विटर हैंडल देखेंगे, तो उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को धन्यवाद कहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर ने उनकी सीट के लिए मेहनत किया। ये शब्द खुद धर्मेंद्र यादव के मुँह से वीडियो इंटरव्यू में अन्य समाचार चैनलों पर दिखाई दिए थे। इसका मतलब साफ था कि ओम प्रकाश राजभर अपने लिए लगातार समाजवादी को एक गठबंधन धर्म निभाते रहे हैं, लेकिन बार बार उनको उनके तरफ से धोखा ही मिला है। ये सब चीज़ें चलती रही। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को लगभग बगल कर दिया। दरअसल ये ओम प्रकाश राजभर के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी का ये हमेशा से पैटर्न ही रहा है। अगर समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन देखा जाए तो चुनाव तक सब सही था। जैसे ही चुनाव बीता, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन अलग कर दिया। समाजवादी पार्टी की जितनी भी गठबंधन हुई है, चाहे उसे आप राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार वाली भी देख सकते हैं, उस समय भी कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। सभी चीज़ें चुनाव तक सही चलती रहीं। जैसे ही चुनाव बीता, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बगल कर दिया। दरअसल ये इनकी पुरानी नीति रही है। समाजवादी केवल गठबंधन कर एक फ़ायदा लेते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद उन्हें बगल कर दिया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ये चीज़ें जानते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, अपने लोगों की बातों और काम को करने के लिए उन्होंने समाजवादी का साथ दिया। लेकिन बार बार धोखा मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पर समय बर्बाद करने से अच्छा है अपने लिए मेहनत करो। उसके बाद वो लगातार बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती जी के संपर्क में रहे। वो ये चाहते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव जब भी होंगे, उस समय बसपा को भी विपक्षी दल के तौर पर एक सम्मिलित कर वहाँ पर एक बड़ा महागठबंधन तैयार किया जाए, जिसको लगातार वो कांग्रेस के सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अन्य विपक्षी दलों के साथ ओम प्रकाश राजभर जी लगातार संपर्क में रहें। ये बातें मैं इसलिए भी जानता हूँ कि बहुत सारे फ़ोन मेरे सामने किए गए जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी से इस विपक्षी गठबंधन को लेकर बात की गई।
ओम प्रकाश राजभर ये चाहते थे कि बसपा को भी इस महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बहुत कट्टरता के साथ विरोध करती रही, जिसको लेकर बार बार ओम प्रकाश राजभर मीडिया में बोलते रहे हैं कि बसपा को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बसपा को विपक्षी दलों के महागठबंधन का हिस्सा न बनाना अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कंडीशन थी, जिसके सामने पूरा विपक्षी गठबंधन जो था वो सरेंडर था। इसके बार बार प्रयास करने के बाद भी बसपा की तरफ से भी ये निर्णय घोषित कर दिया गया कि हम भी इस तरह के किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। महागठबंधन की तरफ से बसपा के लिए जब दरवाजे बंद किए गए, बसपा ने भी इस महागठबंधन में जाने से के सारे रास्ते बंद कर लिए, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, उसके पास अब केवल राजनीतिक तौर पर एक विकल्प बचता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी। जब ये सारा चीज़ घटनाक्रम चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक लगातार ओम प्रकाश राजभर के संपर्क में थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरकार और राजनीति से उठकर ओम प्रकाश राजभर और ब्रिजेश पाठक का एक दोस्ती और एक याराना रहा है। वो दोनों कट्टर दोस्त रहे हैं। राजनीति में बाद में पार्टियां बनी हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर उनके रिलेशन, उनके संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। ब्रिजेश पाठक बार बार ये कहते थे कि मैं आपको एनडीए का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का दिल इसके लिए गवारा नहीं करता था। वो चाहते थे कि वो विपक्ष में एक कट्टर विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बात कर सकें, क्योंकि सत्ता में रहकर वो खुलकर नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अब सारे जो राजनीतिक गठबंधन और सारी जो विपक्ष के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। ब्रिजेश पाठक इन्हें अमित शाह के पास ले गए। वहाँ पर बैठकर एनडीए में गठबंधन के लिए तैयारी हुई। नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत तौर पर ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन किया और उन्हें गठबंधन में आमंत्रित किया और कहा कि आप जेपी नड्डा से मिल लीजिए, सारी बातें तय हो चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप हमें मदद करिए, 2027 में हम आपके लिए कुछ सोचेंगे। इसको लेकर जब चीज़ें साफ होती रही, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के पास समाजवादी पार्टी से ना राज्यसभा मिला, ना एमएलसी मिला, उसके बाद लगातार उनके साथ जो उपेक्षाएं की गई, उनको बगल किया गया, ये उन्हें आहत कर रहा था। जो महागठबंधन 2024 के विपक्षी दलों द्वारा बनाया जा रहा था, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर को नज़रअंदाज किया गया। बसपा ने भी लगभग ये तय कर लिया था कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ेगी या किसके साथ गठबंधन करेगी, अब वो सोचेंगे। लेकिन जो ये विपक्षियों का महागठबंधन है, इसमें वो कतई नहीं जाएंगे। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ओम प्रकाश राजभर, जो कि खुद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी चलाते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके जो मतदाता हैं उनका भविष्य, उनकी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं। तो उनके सामने केवल एकमात्र विकल्प था, जो कि एनडीए में जाना बचा हुआ था। उस रास्ते पर वो चल निकले। जब कल मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि विनय जी, आप महागठबंधन का विकल्प ले आइए, मैं आज भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी खुद सभी विपक्षी दलों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा और सुभाषपा महागठबंधन का हिस्सा बने हैं। ये सारी परिस्थितियाँ थी जो मजबूर कर देती हैं ओम प्रकाश राजभर को एनडीए की तरफ जाने के लिए। जब मैं नाश्ते पर चर्चा कर रहा था, उस समय उनकी ये पीड़ा निकल के आई कि मैं चाहता तो विपक्ष का चेहरा बनना था, मेहनत करना चाहता था और सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना था। लेकिन हालात ये हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे रही है, मेरे लिए एक पैर पर खड़ी है। उनके दिल में मेरे लिए जो राजनीतिक एक कीमत है वो उसको समझ रहे हैं। तो मेरे लिए वही सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा अवसर है, इसे मैं खोना नहीं चाहता। जब विपक्षी दलों में मेरी कोई कीमत और कदर नहीं है तो मैं इनके लिए क्यों अपनी जान दूं? आखिर मुझे भी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को जवाब देना है। ये वो मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रमाणित एनडीए का हिस्सा हैं। यही कारण है कि बार बार समाजवादी पार्टी से उपेक्षा के बाद, विपक्षी दलों की उपेक्षा के बाद आखिर एक राजनीतिक दल को यही एकमात्र विकल्प मिलता है कि छोटी पार्टियां बड़ी बनने के लिए कभी भी बड़े दल से गठबंधन करती है। आप भी अगर ओम प्रकाश राजभर की जगह होते तो शायद यही करते। यही कारण है कि उनको लेकर लगातार छींटाकशी की जा रही है, लोगों के ताने उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर समाजवादी पार्टी ने उनकी उपेक्षा नहीं की होती, गठबंधन धर्म निभाया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती कि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के साथ जाना पड़े। कहीं ना कहीं इसमें विपक्षी दलों की भी कमी है। कहीं ना कहीं उन्होंने एक अच्छा प्रखर और एक विवादित नेता को खोया है, जिसका खामियाजा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में खास तौर पर विपक्षी दलों को भुगतना पड़ेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लगभग हर मोबाइल तक शेयर करें ताकि आपको ग्राउंड रिपोर्ट, जो वास्तविकता है उत्तर प्रदेश में और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए का हिस्सा बनने का क्या कारण है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।